Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti teaching you class 11th chemistry. So we were discussing the revision of our chapter 2. So in the previous revision lecture we discussed till the हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, राइट। हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक डिस्कस कर लिया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे वो आया, कैसे ड्यूअल नेचर से हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लेकर आए। आज के लेक्चर में अब जो हमने बात करी थी कि रदरफोर्ड को की लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दो थ्योरी आई थी, ठीक है, दैट इज ड्यूअल नेचर, ठीक है, दैट इज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब उन दोनों के हेल्प से हमारे पास आया था ड्यूअल नेचर और वहां से आया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इन सारी चीजों को कोलैप्स करके बोहर ने मॉडल दिया था और आज के लेक्चर में हम ये चैप्टर के रिवीजन खत्म कर देंगे, दैट इज बोहर मॉडल से हम स्टार्ट करेंगे एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर खत्म करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द बोहर मॉडल। तो बोहर ने क्या कहा था? बोहर ने पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहले तो रदरफोर्ड वाले पोस्टुलेट दिए कि एक सेंटर में डेंस हैवी पार्टिकल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है जिसके अंदर पूरे एटम का सारा मास है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है। सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल heavily positively charged nucleus in the center and the electrons revolve around it। मतलब कि बिल्कुल सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके अराउंड में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे एटम का मास होता है। सारा जितना भी मास होता है ना वो एक न्यूक्लियस के अंदर होता है। The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius energy। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक उन्होंने भी ना हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग दिया था, तो हर जगह हाइड्रोजन की बात की जाएगी, ठीक है, जो कि एक लिमिटेशन बन गई थी बोहर के लिए। सो बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अराउंड में एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, ये स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, ये लाउड एनर्जी स्टेट कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे पास एक एटम है ना, ये मेरे पास एटम है, तो ये जो शेल्स है ना ये फिक्स्ड है, जो ये ऑर्बिट्स हैं ये फिक्स्ड है, लेकिन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स नहीं है, वो रिवॉल्व कर रहा है। तो फिक्स कौन है? सिर्फ ऑर्बिट फिक्स है, तो इसलिए हम इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं क्योंकि स्टेशनरी मतलब कि रुका हुआ, रेस्ट पे, ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो इन्हीं ऑर्बिट में, अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ये जो है हमारे पास इसी में ही रिवॉल्व करेगा और कहीं नहीं जाएगा, ये वो उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट में कहा। थर्ड कह रहा है दिस स्टेशनरी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नंबर्ड एज 1 2 3 और k एलिमेंट, जिसे हम इंटीग्रल नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहेंगे। सो जो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना इसको हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी आप याद करो कि ये जो शेल है ना इसका नाम कैसे हो गया था? 1 2 3 4 या KLMN, मतलब कि 1 2 3 4 या KLMN। ये हमारे पास आ गए थे हाइड्रोजन के तीन पोस्टुलेट, जिसमें उन्होंने पहले में क्या कहा कि सेंटर में ये मेरे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक एटम का पूरा मास है और पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो आसपास रिवॉल्व कर रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जिसे हम ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या लाउड एनर्जी स्टेट कहते हैं। और जो ये लाउड एनर्जी स्टेट है इनके नाम कैसे कर दिए? 1 2 3 4 या KLMN कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोहर ने कहा द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सर्टेन इन द ऑर्बिट, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी ऑर्बिट के अंदर वो सर्टेन होगी, मतलब कि फिक्स्ड होगी, ठीक है। दैट इज इट डजंट चेंज विद टाइम, और ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, तो एनर्जी इसके अंदर एनर्जी स्टेट कब चेंज होएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अभी हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो जंप कर रहा था, तो इसका मतलब क्या है? वहां पे उसको बाहर से एनर्जी मिल रही थी तो वो जंप कर रहा था। वहीं से वो कह रहा है कि जब वो अपने ऑर्बिट के अंदर होएगा तो बिल्कुल उसकी एनर्जी स्टेबलाइज है, लेकिन जैसे उसने जंप किया तो उसकी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब होएगी जिसकी वजह से उसके अंदर जो है वो एनर्जी के चेंजेस आएंगे।
तो ये जो चीज़ है ये कॉन्टिन्यूस तो होगी नहीं, क्योंकि जब उसके ऊपर एनर्जी आएगी तब वो जंप करेगा, लेकिन उससे पहले वो अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए ये कॉन्टिन्यूस मैनर में नहीं होता और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता। ठीक है, क्यों नहीं गिरता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर? क्योंकि जब वो अपनी एनर्जी ही नहीं चेंज करेगा तो वो क्यों ट्रैवल करेगा? ट्रैवल कब करेगा? जब उसको बाहर से एक एनर्जी मिल रही है और तब वो एक्साइट कर रहा है, राइट? और तब भी वो एक्साइट करके अपने ही ऑर्बिट में वापस आएगा और कहीं नहीं जाएगा। So the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states that differ in energy by this. तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि एक हमें फॉर्मूला देती है, डेट इज म्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच, डेट इज E2 माइनस E1 बाई एच, फाइनल एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी में जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट, मतलब जब दो ऑर्बिट्स के बीच में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारे अंदर जो रेडिएशन है या फिर वो एब्जॉर्ब हो रही है या फिर वो पूरी एमिट हो रही है, और वो हमें फॉर्मूला जो है वो इस अकॉर्डिंग दे रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई एच, मतलब डिफरेंस इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट। Then next, where E1 and E2 are the energies of lower and higher energy allowed state, मतलब कि जो हमारे पास ऐसे है 1 2 3 4 आया, K L M N आया, तो इसके बीच में जैसे इन दोनों के बीच में हो या इन दोनों के बीच में हो, तो जो इन एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसे हमने E1 और E2 से डिनोट किया है, जो कि E1 है वो लोअर के लिए और हायर के लिए E2 है। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। इस एक्सप्रेशन को हम बोहर फ्रीक्वेंसी रूल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात की गई है ना, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में बात की गई है, तो इसलिए इसको हमने बोहर फ्रीक्वेंसी रूल भी कह दिया। 6 पॉइंट क्या कह रहे हैं, द एंगुलर मोमेंटम ME म्यू आर, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू आर, r is the radius and v is the velocity of an electron in a given stationary state can be expressed as। तो ये अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी पार्ट था, राइट? तो ME म्यू आर इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, इसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम कहते हैं कि मतलब जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो जब अपने शेल्स में अपने एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो होगी NH by 2 पाई, वे H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट? ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास बोहर ने अपने दो फॉर्मूला से ये पूरी डेरिवेशन दी थी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो अब ये तो बात आ गई कि ठीक है, बट अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कहीं पे भी बोहर ने वेव नेचर के तो बारे में बात ही नहीं करी। उन्होंने हर जगह जो बात करी है वो है पार्टिकल नेचर के बारे में बात करी है। तो दिस मॉडल वाज मेनली बेस्ड ऑन, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये मॉडल भी हाइड्रोजन एटम के बेस में था। तो जो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स है, जो इनके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे सोडियम की बात करो और ऊपर चलो कैल्शियम बात करो और ऊपर चलो जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, तो उस केस में तो यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, राइट? तो हाइड्रोजन तो सबसे सिंपलेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो कोई भी दे देगा, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर मॉडल कहीं ना कहीं वीक कर रहा था। दूसरी चीज जो ये था, ये फ्लैट मॉडल था, मतलब 2 डायमेंशन में मॉडल था, लेकिन अब हम 3 डायमेंशंस में बात करते हैं, तो ये 3 डायमेंशन मॉडल को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज इग्नोर्ड द वेव नेचर, इसकी वेव नेचर को इग्नोर कर दिया गया था, पार्टिकल नेचर को ही कंसिडर किया गया था। नेक्स्ट इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी टू ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, और इन्होंने ये भी नहीं बताया था कि चलो एटम्स हो गए, बट मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग कैसे होगी एक केमिकल बॉन्ड को बनाते टाइम। तो एटम्स तो रिएक्ट करते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स भी तो होते हैं, कंपाउंड्स भी तो होते हैं, तो उसमें रिएक्शन कैसे होगी ये वो जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे बोहर मॉडल के। सो अब बोहर मॉडल को जस्टिफाई करने के लिए अब हमारे पास आए क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम थ्योरी आई थी। ठीक है, क्वांटम मतलब लाइट के अकॉर्डिंग बेस होने वाली
थ्योरी आई थी जिसे हम क्वांटम मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। तो बोहर के ड्रॉबैक्स को, लिमिटेशंस को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो नेचर आया, डुअल बिहेवियर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल सेवरल अटेम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप अ सुटेबल एंड जनरल मॉडल ऑफ एटम. The development of new model was mainly based upon following concept, that is dual behavior और Heisenberg uncertainty principle. तो वो क्या कह रहे हैं कि बोहर के मॉडल को, ड्रॉबैक को रिड्यूस करने के लिए और हमारे मॉडल को और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए हमारे पास आगे दो कॉन्सेप्ट आए जिसे हमने कहा डुअल बिहेवियर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. तो पहला है हमारे पास डुअल बिहेवियर. डुअल बिहेवियर तो अभी हम डिस्कस करके चल रहे हैं कि एक रेडिएशन जो होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, वो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को ही शो करेगी. तो डुअल बिहेवियर क्या कह रहे हैं, डी ब्रॉगली प्रपोज दैट मैटर लाइक रेडिएशन शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर. मतलब कोई भी रेडिएशन जो प्रोड्यूस होगी मैटर के अंदर हो, एक एटम प्रोड्यूस करो, कुछ भी, वो डुअल बिहेवियर शो करेगा एंड इट शुड एग्जिबिट पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक नेचर. तो उसके अंदर दोनों नेचर होंगे, पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा. सो डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इज गिवन एज. अब उन्होंने क्या एक फॉर्मूला प्रपोज किया है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई पार्टिकल है, उसका मास m है और वेलोसिटी कोई म्यू है या v है, ठीक है, तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, वे इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं, तो इसलिए p लिख दिया. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मेरे पास वेवलेंथ होगी वो मोमेंटम की होगी, और मोमेंटम क्या होता है हमारे पास, हमें पता है पार्टिकल नेचर है, और वेवलेंथ क्या है, वेव नेचर, दैट इज लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम वी के. ठीक है, जो हमारे पास लैम्डा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एम वी के, क्योंकि h तो हमें पता है कांस्टेंट वैल्यू, राइट. तो ये हमारे पास डी ब्रॉगली आ गया था कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि हमारे पास जो एक कोई भी होगी रेडिएशन होगी वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करेगी, वे लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, वे एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होती है. पी जो है वो मोमेंटम है पार्टिकल का, और वी जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है. इस इक्वेशन को हम कहते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, और इसको हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किया कि इसकी डेरिवेशन भी कैसे आई थी, राइट. अभी हम रिवाइज करें तो जस्ट आई एम टेलिंग यू अबाउट द फॉर्मूला ओनली. नेक्स्ट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि हम किसी भी एटम में उसकी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट पे है और इतने मोमेंटम से चल रहा है. कभी भी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, और अगर हमने कोई एक्यूरेसी से निकाल भी ली तो दूसरी चीज में इतनी ज़्यादा इनएक्यूरेसी आ जाती है, इतनी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास वो जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं रहता. तो बेसिकली अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की होने की ना होने की अनसर्टेनिटी की बात कर रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर वो अनसर्टेन रहता है, ना ही हम उसकी एक्यूरेट पोजीशन निकाल सकते, ना ही हम उसकी एक्यूरेट मोमेंटम निकाल सकते. सो बेसिकली हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कह रहा है कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का नहीं निकाल सकते. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये हम नहीं बता सकते. तो मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन लेस देन h अपॉन 4π. ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये फॉर्मूला हमें दे दिया था, हमें इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की डेरिवेशन पे नहीं जाना, डी ब्रॉगली की डेरिवेशन पे जाना है, जो कि हम डिस्कस करते हैं चुके हैं अपने लेक्चर्स में. ठीक है, हमने जो पार्ट्स अपने डिस्कस किए उसमें लेक्चर कर चुके हैं. तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन लेस देन h अपॉन 4π. जो डेल्टा एक्स है ना वो है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन. ठीक है, हम एक्स वाई जेड में बात करते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स जब हम बात करते हैं तो एक्स वाई जेड, तो पोजीशन जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं.
तो उधर से ही आ गया कि जो x होएगा, डेल्टा x होएगा वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताएगा, डेल्टा p जो है वो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बताएगा, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और हमें पता है ये 4 पाई होता है, पाई जो है ये हमारे पास डेट इज इक्वल टू 3.14 और 22/7 होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है डेट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन लेस देन h अपॉन 4 पाई, वेयर डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, h इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट एंड हमें 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। तो बोहर मॉडल ऑफ एटम postulating that electrons move along definite circular orbits and hence their position and momentum can be determined with absolute accuracy। तो बोहर मॉडल ने हमने अभी डिस्कस किया कि 2D में बात करी थी, तो 2 डायमेंशन में जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेट बता दिया था कि हाँ हम 2 डायमेंशन के केस में हम पोजीशन और जो मोमेंटम है वो एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं, बट ये जो था वो अनएक्सेप्टेबल रहा कि हम नहीं ऐसा नहीं कर सकते। और अब हम जो है जब हम 3D के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो जब हम 3D के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हम जो है इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि हाँ ये एटम है, ये इसका ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है। तो जब हो सकता है की बात करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट एनी पर्टिकुलर पोजीशन अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इतनी मोमेंटम हो सकती है, मतलब प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे। अब हम एक्यूरेसी में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो स्क्रॉडिंजर, अब क्वांटम मैकेनिक्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, जिस इक्वेशन पे पूरी की पूरी क्वांटम फिजिक्स लगी हुई है, इसी इक्वेशन पे क्वांटम फिजिक्स है। तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम विच कंसिस्ट बहुत डुअल नेचर। तो जो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है ना उसमें दोनों प्रिंसिपल आ जाते हैं, डुअल नेचर भी आ जाता है और हाइजेनबर्ग भी आता है। डुअल नेचर क्या बोल रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होगा, वेरेज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या कह रही थी कि हम सर्टेनिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सकते कि उसकी पोजीशन या उसका मोमेंटम एग्जैक्ट होगा। तो ये दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग स्क्रॉडिंजर ने अपनी एक इक्वेशन दी, ठीक है, जिसको हम वेव मोशन भी कहते हैं, और ये 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग थी। ठीक है, दैट इज d² psi अपॉन dx² प्लस d² psi अपॉन dy² प्लस d² psi अपॉन dz² प्लस 8π² m अपॉन x² इज इक्वल्स टू e माइनस v psi। ठीक है, वे psi इज द वेव फंक्शन। अब हम किस में के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। m जो है वो मास है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, e जो है टोटल एनर्जी है एंड v जो है पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन थी। टाइम डिपेंडेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पर हम जब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टाइम की डिपेंडेंस आ जाती है, इसलिए हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से भी कहते हैं। इसमें टाइम इंडिपेंडेंट भी आता है और टाइम डिपेंडेंट भी आता है, तो ध्यान रखना अभी हम टाइम इंडिपेंडेंट वाली के बारे में बात करें जहाँ पे टाइम का अभी कोई रोल नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक के जो वैल्यू है वो क्या बता रहा है, ये कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग बता रहा है। मतलब कि ये जो मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं x y z है, इसके अकॉर्डिंग कि x एक्सिस में इस टाइम वेव फंक्शन में क्या डिफरेंस है, y एक्सिस में क्या आया, z एक्सिस में क्या आया। तो जब इनके रिस्पेक्ट में बात की जाए तो हम तीनों के बारे में बात करते हैं, फिर हम एक कांस्टेंट वैल्यू एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करते हो। तो अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाते हो तो वो क्या कहते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, राइट। तो पोजीशन और मोमेंटम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वही बात यहाँ आ रही है, पोजीशन ये होगी और इतना पार्ट क्या दे रहा है, मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट पोजीशन का हो गया और ये पार्ट किसका हो गया, मोमेंटम का। तो आगे हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा वेव नेचर की बात कर रहा है, तो वेव नेचर में हमारे पास मोमेंटम भी होना चाहिए और लैम्डा की वैल्यू भी होनी चाहिए जो हमें पोजीशन से मिल रही है। तो ये हमारे पास है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। सो नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। ठीक है, जो सिग्निफिकेंस है साई और साई स्क्वायर का, इसमें क्या है कि जो साई होती है ना
वो हमारे पास उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, मतलब फिजिकल फॉर्म उसकी प्रेजेंस नहीं है। तो इसी फिजिकल फॉर्म्स के ना प्रेजेंट होने की वजह से हम साई स्क्वायर में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। सो इन एन एटम द वेव फंक्शन साई ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसकी कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं होती। बट जब हम साई स्क्वायर के बारे में बात करते हैं तो उसकी एक वो कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई ऑर्बिट है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, और इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और इसे ही हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो बेसिकली साई जो है वो हमारे पास उसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जो साई स्क्वायर है वो जो है हमारे पास उसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के निकालने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, साई स्क्वायर, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हमारे पास बात आती है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग एटम की रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो जो एक एटम होगा उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब कांस्टेंट होगी, जो बोहर मॉडल ने बोला था ना कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी, अगर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करे तो क्वांटाइज्ड होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। दूसरी चीज कि कभी भी उसका जो पाथ है वो हम एक्यूरेसी से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम 3D के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं निकालेंगे, तो किस में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बात करेंगे। सो एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो जो एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो किसका वेव फंक्शन होता है, साई का वेव फंक्शन होता है एक एटम के अंदर। ठीक है, अब हम यहीं से ही नेक्स्ट आता है, एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि जो एक ऑर्बिटल होता है ना उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते, सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। In a multi-electron atom, the electrons are filled in various orbitals in the order of increasing energy. तो जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती जाती है हमारे अंदर जो ऑर्बिटल्स है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है। ऐसे नहीं कहीं पे भी कुछ भी डाल दिया, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन फिल करने का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने डिटेल वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप फिल किया। ठीक है, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में एक ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन भी फिल करते जाते हैं। Probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of orbital wave function, that is psi square. तो बेसिकली psi square क्या है, probability of finding an electron in an atom. एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है उसको जो निकालना होता है उसे हम probability डेंसिटी कहते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, psi square से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल की। एटॉमिक ऑर्बिटल वो रीजन होता है एक एटम के अंदर, वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस मैक्सिमम है। ठीक है, दैट इज एन ऑर्बिटल इज अ रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस जो होगी वो मैक्सिमम होगी, उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। So the structure, shape and dimension of orbital help us to determine, to locate the electron. तो ये जो structure है, shape है, dimension होता है एक ऑर्बिटल का, वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होएगा। If size of orbital is of atom, sorry यहाँ पे आएगा atom, the size of orbital in atom, the probability of finding an electron is near the nucleus। मतलब कि अगर हमारे पास साइज जो है ऑर्बिटल का वो छोटा है, सॉरी स्मॉल आएगा यहाँ पर, कि अगर मेरे पास स्मॉल साइज है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन का होने, मतलब न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एक एटम है।
ठीक है। एटम के अंदर क्या होता है, शेल होता है, शेल के अंदर होता है सब शेल होता है, शेल के अंदर होता है सब शेल, और सब शेल के अंदर होता है एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होती है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर, शेप या ये ही चीज हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होएगा, न्यूक्लियस के पास में होएगा या न्यूक्लियस के दूर में होएगा, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल बताता है। राइट, नेक्स्ट इज क्वांटम नंबर्स। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल को फिल करने की जो प्रोसेस होता है उसको भी आइडेंटिफाई कौन करते हैं, क्वांटम नंबर्स करते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही नहीं एटॉमिक ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई कर सकते, एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर के हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे। क्वांटम नंबर के हेल्प से हम पता लगाएंगे कि कहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल होएगा, क्या उसकी डायमेंशन होगी, क्या उसकी शेप होगी, और कैसे हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, क्या एनर्जी स्टेट होगी। तो क्वांटम नंबर जो है हमारे पास वो 4 तरह के हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and fourth is spin quantum number. So a set of 4 numbers which gives us complete information, that is location, energy, type of orbital occupied, shape and orientation of that orbital, etc. about all electrons present in atom is called quantum number. तो quantum number क्या है, वो नंबर्स जो हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में, उसके शेप, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये हमारे पास 4 तरह के हैं, डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, एजीम्यूथल को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एमएल से, और स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिंपल बात कहता है कि जो हमारे शेल्स होते हैं उसका नाम होता है 1 2 3 4 या फिर KLMN। ठीक है, तो मतलब वो क्या कह रहे हैं, इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये हमें साइज बताता है और उसके एनर्जी के बारे में बताता है। वो क्या कहता है कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 1 2 3 4 या KLMN फॉर्म के होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटम नंबर वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन दिस शेल। और अब हमारे पास नंबर ऑफ शेल पता लग गया कि 1 2 3 4 है, तो इन्हीं नंबर ऑफ शेल के हेल्प से मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इनके अंदर होने वाले नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पता लगा सकते हैं, और वो होता है n स्क्वायर, वो होता है n स्क्वायर। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर है कि n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, राइट, ये n की वैल्यूज है। तो क्या कह रहा है, फर्दर विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, जैसे ही n की वैल्यू इंक्रीज करेगी द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज बाय n स्क्वायर। मतलब कि अगर n की वैल्यू 1 है तो जो हमारे पास n स्क्वायर होएगा वो भी 1 हो जाएगा। मतलब कि मेरे पहले शेल मेरे पास 1 है, फर्स्ट शेल में ऑर्बिटल भी कितना होएगा, 1 ऑर्बिटल होएगा। ठीक है, अगर सपोज क्या n की वैल्यू 2 है तो n स्क्वायर की वैल्यू होगी 4। मतलब जब मेरे पास शेल 2 है, मतलब कि L शेल है, तब मेरे पास उसके अंदर ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। उसके अंदर होने वाले ऑर्बिटल कितने हैं, 4 ऑर्बिटल होंगे। अगर मेरी n की वैल्यू 3 है तो मेरे पास n स्क्वायर आ जाएगा 9। तो मतलब कि अगर इसके शेल 3 है तो मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा होएगा, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9 होंगे। तो मतलब उसके स्क्वायर से वो इंक्रीज करेगा। अगर n की वैल्यू नॉर्मली इंक्रीज करिए तो ऑर्बिटल्स की वैल्यू n के स्क्वायर से इंक्रीज करेगी। सो आवर नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो उसे हम L से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू 0 to n-1 पे लाई करते हैं। मतलब n जो है वो मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो जो मेरा L होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है वो 0 to n-1 पे लाई करेगा, राइट। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि L इज बेसिकली n-1, राइट, L इज इक्वल्स टू n-1। तो अगर n की वैल्यू 1, 1-1 0 होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास जो सबशेल है, जैसे जैसे L की वैल्यू आती रहती है वैसे वैसे ही हम उसको सिंबलाइज करते हैं, राइट।
हम उसको सिंबलाइज करते हैं, हम उसको नाम से इंडिकेट करते हैं, और वो है हमारे पास, जैसे कि अगर L की वैल्यू 0 है तो हम उसको डिनोट करेंगे S से, अगर L की वैल्यू 1 है तो हम उसको डिनोट करेंगे P से, अगर 2 है तो ये हमारे पास G से, और F है, अगर 3 है तो F से। और ये L की वैल्यूज आएंगी कैसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से, मतलब कि अगर मेरे पास N की वैल्यू 1 होगी तभी L की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि L इज बेसिकली N-1, राइट। तो अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू 0, अगर N की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 1, अगर N की वैल्यू 3 है तो मेरी L की वैल्यू 2 हो जाएगी, एंड N की वैल्यू अगर 4 है तो मेरे पास L की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो बेसिकली हमने अगर प्रीवियस डिटेल लेक्चर्स पे जाए तो उसमें भी हमने डिस्कस करते हैं कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर टिप्स, राइट। ऊपर वाले जो फिंगर टिप्स है, ऊपर वाले को हम ले लेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि 1 2 3 4, L की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2 3, राइट। 1 2 3 4 N की वैल्यू तो 0 1 2 3, ये होगी हमारे पास L की वैल्यू। सो इनके नाम कैसे आएंगे? L के नाम आएंगे, L की जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे इधर नेम्स आते जाएंगे। मतलब L की वैल्यू अगर 0 है तो मैं S ब्लॉक लिखूंगी, ठीक है। अगर L की वैल्यू मेरे को 1 दी है तो मैं P लिखूंगी, अगर मैं L की वैल्यू मेरे को 2 दी है तो मैं D लिखूंगी, और L की वैल्यू अगर 3 दी है तो F लिखूंगी। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मेरे को वैल्यू दी हुई है N इज इक्वल्स टू 3 एंड N इज इक्वल्स टू 0, तो ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल होगा? तो बेसिकली यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? N की वैल्यू जो होगी वो तो एज इट इज लिख देंगे, लेकिन जो L की वैल्यू है, L की वैल्यू 0 पे क्या है S, तो हम इधर लिख देंगे 3S। तो ऐसे हम इनके नाम करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर N की वैल्यू इसमें बोला कि 4 है और L की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो बेसिकली क्या बन जाएगा? N 4 है तो 4 को एज इट इज लिख देंगे, और L3 है तो 3 पे इसका नाम क्या है? F, तो ये बन गया मेरे पास 4 है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे जो एजिमुथ और क्वांटम नंबर्स होते हैं उनको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? तो the energies of different substances present within the same principal shell are found to be of the order SPDF। तो बेसिकली जो इनके एनर्जी लेवल्स है SPDF, मतलब L की वैल्यू 0 1 2 3, तो ये जो हमारी एनर्जी लेवल है, सबसे कम एनर्जी लेवल S की होती है और सबसे मैक्सिमम होती है F की। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो S है ऑर्बिटल है हमारे पास, वो जो है क्लोज टू न्यूक्लियस है, राइट, क्लोज टू न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के बहुत पास है। लेकिन जो मेरे पास F ऑर्बिटल है वो मेरे पास बहुत दूर है न्यूक्लियस से, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको थोड़ी सी भी अगर मैं एनर्जी दे दूंगी, हल्की सी भी एनर्जी दे दूंगी, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू कर देंगे, मतलब बाहर निकलना शुरू कर देंगे, या फिर वो किसी और कंपाउंड, किसी और एलिमेंट, किसी और मॉलिक्यूल के पास भी जा सकते हैं। वेयर जो S के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबलाइज रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड वाला जो पहले हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें प्रेजेंट है, और उसमें प्रेजेंट होने की वजह से वो न्यूक्लियस के साथ बहुत अच्छी क्लोज बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी, क्योंकि जो हमारे पास S है वो न्यूक्लियस के बहुत पास प्रेजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से एमिट आउट नहीं होंगे, जल्दी से निकलेंगे नहीं। वेयरएज जो F के होंगे वो हमारे ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, मतलब उनको अगर मैं बहुत थोड़ी सी माइनर से भी काइनेटिक एनर्जी दूं तो भी वो एमिट हो जाएंगे, तो भी वो फर्दर निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो इसके ऑर्डर रहता है वो ऐसा रहता है, S का सबसे कम, फिर P, फिर D, फिर F। इवन जो F होते हैं उन्हें हम इनर ट्रांजिशंस भी कहते हैं, इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं, और जो हमारे D होते हैं उन्हें हम ट्रांजिशन कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। और जो हमारे पास F ब्लॉक होते हैं, जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम इनर ट्रांजिशन भी कहते हैं।
राइट। तो ये SPDF का फॉर्मेट है। अब हम यहाँ से पता लगाएंगे कि हर एक में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। अभी हमने पढ़ा था कि जब मेरे पास n की वैल्यू इंक्रीज करेगी 1 2 3 4 तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे, राइट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो होंगे वो n स्क्वायर से इंक्रीज करेंगे, दैट इज 1 4 9 16 सो ऑन। ठीक है, अब हम वही चीज स्टडी करेंगे कि उसके अंदर होने वाले कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, क्या उनका स्ट्रक्चर होएगा, क्या उनके अंदर मतलब कितने कांस्टेंट सबशेल। हम बोल रहे थे ना कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, पहला होता है शेल, फिर आता है सबशेल, राइट, फिर आता है सबशेल, उसके बाद ऑर्बिटल आता है, उसके बाद ऑर्बिटल आता है। अब ऑर्बिटल में तो हमने पढ़ लिया कि ऑर्बिटल कौन सा होगा, S P D F होगा, लेकिन सिर्फ SPDF से तो काम नहीं चलेगा, इसके अंदर भी सब डिविजन्स होंगे और वो किस फॉर्मेट में होंगे अब हम पढ़ेंगे, राइट। तो इसका फॉर्मेट कैसे आएगा, जब मेरे पास n की वैल्यू 1 2 3 4 थी, जब n की वैल्यू 1 2 3 4 थी तो शेल का नाम क्या था, 1 के लिए K, 2 के लिए L, 3 के लिए M, 4 के लिए M, ये मेरे पास शेल का नाम था। अब मेरे पास जो मैं बोल रही हूँ L की वैल्यूज जो है वो कहां से कहां लाई करती है, 0 to n-1 में लाई करती है, ठीक है। तो जब मेरे पास n की वैल्यू 1 हुई तो मेरे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिर्फ n-1 दैट इज इक्वल्स टू 1 - 1 0, तो सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, राइट। तो मैंने इसमें क्या पढ़ा था कि जब मेरे पास L की वैल्यू 0 होगी उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, 0 को S से, 1 को P से, 2 को D से, 3 को F से, राइट। तो हम यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं कि S P D F को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 1 2 3 से, ठीक है। तो अब मैंने आपको अभी प्रीवियस स्लाइड में ये भी समझा कि हम इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे, NS की फॉर्म में, ठीक है, NL की फॉर्म में, कि यहाँ पे जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L का जो हम सिंबल डिनोट करेंगे वो, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1, राइट, और L की वैल्यू 0 है, तो 0 पे हमने उसका क्या नाम रखा है S, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा दैट इज 1s। अब सेकंड पे आओ, देखो सेकंड में क्या है, जो मेरे पास N की वैल्यू वो 2 होगी, तो शेल कौन सा होगा, L शेल होगा। अब इसकी वैल्यूज देखते हैं कितनी आएंगी, तो L की वैल्यू जब L इज इक्वल्स टू n-1 है तो इधर क्या आएगा, 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 है, मिनिमम 0 भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे बात क्या की है कि जो L की वैल्यू है वो 0 to n-1 में लाई करेगी, तो इसके पास दो वैल्यूज आ रही है 0 and 1। तो अब मेरे पास क्या है, L के फॉर्म में लिखेंगे, नोटेशन बनाएंगे, तो 2 एक बार 0 के साथ जाएगा, एक बार 2 1 के साथ जाएगा, तो 0 के लिए क्या आ जाएगा, 2s आ जाएगा, राइट। जब 0 के लिए होगा तो 2s आ जाएगा, दैट इज n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट वो बन गया। और 2p के लिए क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 2 बट l की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर मेरे पास जब हम सेकेंड सबशेल की बात करेंगे तब वहां पर मेरे पास सेकेंड शेल, सेकेंड सबशेल, उसके अंदर भी जो ऑर्बिटल आएंगे वो दो आएंगे, 2s एंड 2p आएंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 3 के लिए। अब जब n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, m है, ठीक है, मतलब शेल जो हो जाएगा वो मेरे पास m शेल आ जाएगा। तो अब इसके लिए देखते हैं, तो l इज इक्वल्स टू n-1, तो 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब इसके मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 है, मिनिमम क्या हो सकती है 0 1 2, ठीक है। तो अब इसके पास आ गई 3 के लिए 3 ही वैल्यूज आ गई, देखो 1 के लिए 1 वैल्यू है, 2 के लिए 2 वैल्यू है, 3 के लिए 3 वैल्यूज आई। अब देखो फिर अगेन एक बारी ns को कैसे लिखेंगे, एक बारी ns लिखेंगे, दैट इज 0 के लिए s लिखेंगे, 1 के लिए p लिखेंगे, 2 के लिए d लिखेंगे। तो एक बारी क्या लिखेंगे, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d कैसे आया, n की वैल्यू जब मेरे पास 3 थी तो l जो मेरे पास l की वैल्यू थी 0, एक बार यहाँ पर n की वैल्यू 3, l की वैल्यू आई 1, जब n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 2, तो जब l की वैल्यू चेंज हो रही है तो मेरे पास spd आ रहा है, ठीक है, मतलब जब n की वैल्यू मेरे पास 3 थी,
लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर मेरा 0 था तो मेरे पास 3s आया। जब n की वैल्यू 3 थी लेकिन एजिमुथल क्वांटम नंबर मेरे पास 1 था तो 3p आया। और जब n की वैल्यू 3 थी तो एजिमुथल क्वांटम नंबर मेरे पास 2 था तो 3d आया। सिमिलरली 4 के लिए करेंगे। 4 का मतलब क्या, शेल कौन सा मेरे पास l है। अगेन इसकी अगर वैल्यूज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा n-1 4 - 1 इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 3 है, दैट इज 0 1 2 3। ठीक है, 0 1 2 3 ये आ गया, मतलब 4 वैल्यूज आ जाएंगी अब हमारे पास यहाँ। तो कैसे आ जाएगा, अगेन 4s 0 के लिए जब n की वैल्यू 4 s की l की वैल्यू 0 तो 4s, जब n की वैल्यू 4 लेकिन l की वैल्यू 1 तो 4p। जब हमारे पास अगेन n की वैल्यू 4 लेकिन l की वैल्यू 2 तो 4d। एंड लास्ट जब n की वैल्यू 4 हो जाएगी और l की वैल्यू जो हो जाएगी वो मेरे पास हो जाएगी 3, तो मेरे पास आ जाएगा 4s। तो इस फॉर्मेट में हमारी सीक्वेंस चलती रहती है कि 1s 1 के लिए एक ऑर्बिटल, 2 के सेकंड सबशेल के लिए मेरे पास 2 ऑर्बिटल, ठीक है, थर्ड सबशेल के लिए 3 ऑर्बिटल और फोर्थ सबशेल के लिए 4 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f एंड दैट सो ऑन। ठीक है, 5 6 7 के लिए ऐसे ही बढ़ता जाता है, लेकिन हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है f तक। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑर्बिटल्स ही रहते हैं sp-df, क्योंकि l की वैल्यू से 3 तक लाई करती है। ओके, सो ये हमारे पास मेथड है नोटेशन निकालने का, एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालने का। तो ये जो हमारे पास है ये हमें बता रहा है कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक ऑर्बिटल के अंदर भी सब ऑर्बिटल कितने प्रेजेंट है वो हमारे पास यहाँ पे पता लग रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से। सो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है कि ये हमारे पास ml के फॉर्म में हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में करेंगे, ml के फॉर्म में करेंगे। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब क्या है कि अब हमने पता लगा लिया कि हमारे पास sp-df है और वेव फंक्शन हमें क्या कहता है कि हर एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ तो चेंजेस आएंगे, राइट। तो अगर हर एक रिस्पेक्ट में आ रहे हैं तो अब हमें यहाँ से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताएगा कि कोऑर्डिनेटिक एक्सिस में, ठीक है, हमारे पास क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्योंकि sp-df की जो इन्फ्लुएंस है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस में भी रहेगी, दैट इज दिस, राइट, कि x y z ऐसे कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन रहेगी। मतलब अगर मेरा कोई s ऑर्बिटल है तो वो x एक्सिस में कर सकता है, हमारे पास चेंज ला सकता है। p ऑर्बिटल है तो x y में दोनों में ला सकता है। तो ऐसे के लिए अब हम कैसे देखेंगे कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगी, राइट। सो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l सब शेल 2l प्लस वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर ml। तो मतलब कि मेरे पास अब क्या था, हमने हमारा जो l था एजिमुथल क्वांटम नंबर था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे n की वैल्यू पे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 2l प्लस 1 है, जो हमारे पास ml की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे, एजिमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगी। और मैक्सिमम वैल्यू किस पे रहेगी, 2l प्लस 1। ठीक है, मतलब कि l की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आएंगे, राइट। तो देखो जैसे कि ये अब हमारे पास टेबल आ जाएगा, जब हमारे पास l की वैल्यू होगी, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको क्लियर कर, ये n की वैल्यू है एंड l की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3, राइट। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 0 और उसकी नोटेशन क्या है s है। तो 2l प्लस 1 मतलब कि ml की वैल्यू क्या आएगी, तो ml की वैल्यू जो होती है वो -1 टू +1 के बीच में लाइक करेगी, मतलब इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, तो अब 2l प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो जब 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 0 1 आई, तो सिंगल वैल्यू आ रही है, दैट इज 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, s से रिप्रेजेंट किया। अब जब n की वैल्यू 2 थी तो l की वैल्यू 1 आई, तो नोटेशन क्या है p,
अब यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2l में हम दोबारा अपनी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, अकॉर्डिंगली 3 वैल्यूज आनी चाहिए। तो अगेन अब हम एक इधर जीरो के एक इधर लेंगे इंटीजर वाली साइड, एक पॉजिटिव इंटीजर वाली साइड लेंगे, तो -1 0 प्लस 1 आ गया। और इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, px py pz, मतलब x एक्सिस में भी कोई डिफरेंस, y एक्सिस में भी और z एक्सिस में भी डिफरेंस, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। अब नेक्स्ट आओ 3 के लिए। 3 के लिए l की वैल्यू क्या आई, 2 आई, और हमारे पास नोटेशन आई d, राइट। तो इंटीजर्स की वैल्यू क्या करेगी हमारे पास 5 आएंगी, ठीक है। कैसे आएगी, 2l प्लस 1 करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 5, राइट। तो 5 वैल्यूज आएंगी। अगेन जीरो के दो इधर लेंगे, दो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आएंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर आएगा और एक जीरो, तो -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, राइट। तो पहले तीन तो वही रहेंगे सेम कोऑर्डिनेट्स, dx dy dz, ठीक है। ये तो इन तो हमारे पास सेम रहे, बाकी के दो डिफरेंट हो जाते हैं, डैट इज ये आते हैं हमारे पास dx² माइनस y² एंड dz², ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट्स और ऐड हो जाते हैं, डैट इज dx² माइनस y² एंड dz²। लास्ट है हमारे पास जब n की वैल्यू 4 है, तो मेरे पास l की वैल्यू आई 3, l की वैल्यू अगर 3 आई तो नोटेशन आया f, नोटेशन क्या आई f। तो अगर इधर मैं ml की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, 2 इंटू 3 प्लस 1 कम्स आउट टू बी 7, तो इसका मतलब 7 नोटेशंस आएंगी, मतलब 0 आई है सेंटर में, तो 3 वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर साइड, 3 वैल्यू नेगेटिव इंटीजर साइड और एक हो गया 0, तो 3 और 3 6 और एक 7, मतलब कि -3 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। तो इसके ओरिएंटेशन हमने नहीं देखनी, एफ ब्लॉक की ओरिएंटेशन नहीं देखी, एफ के लिए हमने नहीं देखना कि क्या क्या बनता है, हमें सिर्फ डी तक का याद रखना है कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो सिर्फ एस ही आएगा, अगर एल की वैल्यू अब आ गई मेरे पास 1 तो मेरे पास 3 आएंगे, डेट इज पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर एल की वैल्यू होगी 2 तो मेरे पास आएंगे 5, डेट इज डी एक्स डी वाई डी जेड dx² dz²। और अगर एल की वैल्यू होगी 3 तो मेरे पास एफ ब्लॉक आएगा, डेट इज 7। अगेन फिंगर टिप्स पे आते हैं, डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसा आया था, 1 2 3 4। फिर एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 1 2 3, राइट। देन एम एल की वैल्यू क्या आएगी, 1 3 5 7। तो आप अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से ही आप पूरा टेबल को ये अच्छे से याद कर सकते हो। एंड यू नो SPDF, राइट। सबसे टॉप पे तो SPDF हमें पता ही है। सो बेसिकली नाम कैसे याद करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे याद करेंगे, 1 2 3 4। पहले वाली 4 टिप्स हमारे पास 1 2 3 4 होगी। दूसरी वाली क्या होगी, ये वाली, दैट इज 0 1 2 3। ये आगे हमारे पास एल की वैल्यू, डेट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। एंड लास्ट वन इज फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज 1 3 5 7। तो आपको ऐसे अगर आप इन नंबर्स को याद कर लेते हो तो बेसिकली आपको ये टेबल याद करना भी इजी हो गया, है ना, कि हमारे पास 1 2 3 4 तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एल की वैल्यू 0 1 2 3 मतलब कि SPDF। फिर ML की वैल्यू क्या है, 1 3 5 7, 1 के लिए S, 3 के लिए PX PY PZ, D के लिए क्या आ जाएगा, DX DY DZ dx² माइनस dy² एंड dz²। और F की ओरिएंटेशन हमें याद नहीं करनी। सो ये थे हमारे पास 3। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ 2 ही होते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिट के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कभी भी, ठीक है, एक जैसे स्पिन का नहीं हो सकता, मतलब कि उसकी स्पिन हमेशा अलग होगी, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज या फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तो उसका जो स्पिन भी होएगा वो भी डिफरेंट होएगा। अगर एक पॉजिटिव हाफ ले रहा है तो दूसरा नेगेटिव हाफ ले रहा होगा, ठीक है। अगर एक अपवर्ड मूवमेंट में शो करे तो दूसरा डाउनवर्ड मूवमेंट में शो कर रहा होगा। So an electron spins around its own axis like Earth spins around its own axis. So basically यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्पिन आया कहाँ से,
स्पिन आया कि जब हमने सोलर सिस्टम अपना देख रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये सन है और अर्थ उसके आसपास रिवॉल्व कर रही है, अर्थ उसके आसपास रिवॉल्व कर रही है, बट अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो रिवॉल्व करती है, क्योंकि डे एंड नाइट उसी से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। डे और नाइट का जो प्रोसीजर होता है वो उससे ही होता है कि वो जब अपने एक्सिस पे है तो एक वो स्पिन तब भी लेगी, मतलब अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करेगी। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट आया कि अगर एक एटम और एक हम सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन को भी अपने एक्सिस पे स्पिन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो अपने एक्सिस पे भी स्पिन करेगा, जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे स्पिन करती है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू आर ओरिएंटेशन two values, that is positive half और negative half are assigned to the spin quantum number। तो क्या हुआ, अब इधर डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने दो स्पिन नंबर दे दिए, एक दिया प्लस हाफ और दूसरा दिया माइनस हाफ। दे आर नोन एज टू स्पिन स्टेट, और इन्हें हम क्या कहते हैं, दो स्पिन स्टेट कहते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द एरोस अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो, ठीक है। अपवर्ड स्पिन या डाउनवर्ड स्पिन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज एक बारी अपवर्ड मोमेंट दिखाएगा तो दूसरी बारी डाउनवर्ड मोमेंट दिखाएगा। अब इसके रिप्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये चार क्वांटम नंबर्स आई थिंक आपको टिप पे हो गए होंगे, डेट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन में एक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, ठीक है। एक पॉजिटिव हाफ है, एक नेगेटिव हाफ है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करेगा तो या पॉजिटिव हाफ देगा या नेगेटिव हाफ वैल्यू देगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर अपवर्ड एरो से या फिर डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। सो नाउ अब हम देखेंगे कि अब हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन को फिल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अभी हमने SPDF पढ़े हैं, इनकी शेप कैसी होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी शेप भी तो हमें ये बताएगी कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले हम इसके शेप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास s ऑर्बिटल का शेप। तो s ऑर्बिटल का शेप नॉर्मल शेप होता है, बिल्कुल स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है। अगर हम 3 डायमेंशन में देखेंगे तो हमें लगेगा स्फेरिकल है, अगर 2 डायमेंशंस में देखेंगे तो हमें लगेगा सर्कुलर है। सो बेसिकली क्या होता है हमारे पास s ऑर्बिटल के केस में कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक ऐसा रीजन आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है और फिर एकदम से डिक्रीज कर जाता है कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है। तो जब उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमने प्लॉटेशन करी थी तो हमारे पास ये फर्स्ट वाली फिगर आपको दिख रही है 1s एंड 2s के लिए ऐसी फिगर आ गई थी कि यहाँ पर ये तो मेरा था स्फीयर, ठीक है, जो मेरे पास डॉट स्ट्रक्चर्स आए थे वो मेरे पास कुछ इस टाइप से आए थे। अब उसके आसपास मैंने बाउंड्री कर दी जिसे हम कहते हैं बाउंड्री डायग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री डायग्राम कहते हैं। तो जब मैंने आसपास बाउंड्री करी तो देखा कि ये तो स्फेरिकल फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है। फिर हमने आगे और देखा तो जैसे ये आ गया, सपोज करो ये मेरे पास आ गया 1s का केस, ठीक है, ये जो आया मेरे पास आया 1s का केस आया। लेकिन अब जब मैंने बात करी, ठीक है, ये मेरे पास 1s आ गया। अब जब मैंने देखा तो जब मैं नेक्स्ट के पास जाने लगी, नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ जाने लगी, क्योंकि मुझे पता है कि 1s के बाद 2s को फिल किया जाता है, तो एक रीजन ऐसा है, ये आपको रीजन दिख रहा है, खाली रीजन, एक रीजन ऐसा आया जहां पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई और फिर धीरे धीरे दोबारा इंक्रीज करी। तो जब दोबारा इंक्रीज वाली प्रोबेबिलिटी देखी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस आ गई। तो जब हमने देखा तो मतलब 1s के बाद 2s से एक ऑर्बिटल आ रहा है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो s ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर आई वो हमारे पास स्फेरिकल आई और 2d के केस में सर्कुलर आई। द शेप ऑफ ऑल द s ऑर्बिटल्स आर स्फेरिकल, मतलब कि जो s ऑर्बिटल का, जब भी हम कोई भी s ऑर्बिटल की बात करें, चाहे वो हम 1s की बात करें, चाहे हम 2s की बात करें, चाहे हम 3s, चाहे 4s, चाहे 5s, किसी भी s ऑर्बिटल की बात करेंगे
हमेशा s ऑर्बिटल को हम स्फेरिकल फॉर्म में शो करेंगे, डेट इज इन 2 डायमेंशंस इट लुक्स लाइक अ सर्कल। और 2D में कैसा लगेगा? सर्कल लगेगा। अगर 3D में मेरे पास स्फेरिकल है, ठीक है, तो 2D में मेरे पास कैसा लगेगा? सर्कुलर लगेगा। 2D में सर्कुलर लगेगा, विच एनक्लोजेज अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 90%। मतलब कि ये वो रीजन होएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रेजेंस 90% होगी। और इसका जो ऑर्डर होएगा वो होएगा 4s, मतलब 4s मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो 4th वर्ण होता है वो जो होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है, तो ऑब्वियसली s ऑर्बिटल भी कहीं ना कहीं 4 में होएगा, और जो 4th सबशेल है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा। तो इसलिए जो उसका ऑर्डर है 4s, फिर 3s, फिर 2s, फिर 1s। और अब आप देखो न्यूक्लियस के पास कितने बहुत पास है 1s, तो न्यूक्लियस के जब इतना पास है 1s तो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एमिट भी नहीं करेंगे जल्दी से, उसके इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल उसके साथ कोलैप्स होके बिल्कुल अच्छे से टाइटली बाउंडेड होके रहेंगे, ताकि ठीक है वो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप ना कर सके। तो इससे के वजह से हमारे पास 1s की जो एनर्जी है फिर कम होगी और 4s की एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास p के लिए। p के लिए अब हम देखते हैं कि p के लिए कैसा आएगा। तो जब शेप ऑफ p ऑर्बिटल डिस्कस करेंगे तो p ऑर्बिटल का जो शेप आता है वो लॉबिकल शेप आता है। मतलब कि आपने जैसे डंबल्स देखे होंगे, है ना, तो जो 2 डंबल्स को अगर मैं एक साथ रख दूं, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 2 डंबल्स हैं, तो जो 2 डंबल्स को मैंने एक साथ रख दिए, ठीक है, ऐसी शेप आ जाती है मेरे p ऑर्बिटल की, राइट। सो each p ऑर्बिटल हैव 2 सेक्शन विच आर कॉल्ड इट्स लोब्स। तो p ऑर्बिटल के पास 2 सेक्शन होते हैं जिसे हम लॉब्स कहते हैं। आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये जो सर्कुलर डायग्राम्स हैं ये हमारे पास क्या है? लॉब्स हैं। That is the probability of density function 0 at the place where the lobes touch each other। ठीक है, तो अगर ये मेरे पास लॉब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो आपको बीच में, फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, तो ये अगर आपको पेन दिख रहा है तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर ये लॉब्स टच कर रहे हैं, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रेजेंस नहीं होगी, मतलब 0 होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होएगा। तो जहां पर मेरे पास ये लोब्स टच कर रहे होंगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी 0 होएगा, मतलब यहाँ पे जो टच करते हुए वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस नहीं होगी। तो जैसे कि यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ इस वैल्यू पे टच कर रहा है, यहाँ इस वैल्यू पे टच कर रहा है, तो जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग्स की है वहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की जो क्षमता है, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है एब्सेंट रहेगा। So the size and energy of p orbital is increased as the value of principal quantum number n increases। तो क्या कह रहा है वो, जो p का ऑर्बिटल साइज है px, py, pz, 3 फॉर्म में हमने पढ़ा था px, py, pz, तो जो इनका ऑर्बिटल साइज है वो भी हमारे पास n की वैल्यू के साथ इंक्रीज करेगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो मेरे पास जो इनका साइज होएगा वो भी इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस ही बात है, 2 का साइज छोटा होएगा, 3 उसके ऊपर प्रेजेंट है तो ऊपर प्रेजेंट होने की वजह से और बड़ा होएगा, अगर 4 उससे ऊपर है तो 4 का साइज और बड़ा होएगा। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4p का साइज सबसे बड़ा, फिर 3p, फिर 2p, क्योंकि 1p तो होता ही नहीं है ना, हमने डिस्कस किए कि उसमें l की वैल्यू सिर्फ 0 है, तो उसमें मेरे पास सिर्फ s ही रहते हैं और कुछ नहीं। तो 4p, 3p, 2p, मतलब 4p का सबसे बड़ा और फिर 2p का सबसे छोटा होएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास d ऑर्बिटल के लिए। d ऑर्बिटल के केस में हमारे पास 5 वैल्यूज आती है, हमने पढ़ा था dxy, dyz, dzx, ठीक है। दूसरी आती है dx² माइनस y², और तीसरी आती है dz², ठीक है। तो ये मेरे पास 5 वैल्यूज आती हैं। अब जो इनकी वैल्यूज होती है ना वो x और y के बीच में होगी, मतलब अगर मैं xy की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने xy की बात कर रही हूँ, तो ये कुछ ओवरलैप्ड फिगर्स आएंगी, मतलब इसका जो होगा z पे तो देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन y पे ओवरलैप्ड है और x पे ओवरलैप्ड है। मतलब कैसे आएगी, ये ऐसे आएगी और एक आएगी ऐसे। तो ये हमारे पास जो है xy के लिए, और इसके बीच में से मैं निकाल देती हूँ z एक्सिस,
ठीक है, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ जाती है जब मैंने बोला कि ये मेरे पास y एक्सिस में लाई कर रहा है और ये मेरे पास z x एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो एक्स वाई के केस में क्या होगी, ये y और x दोनों को ओवरलैप कर रही होगी। फिर वाई जेड का केस देखो तो क्या होएगा, वाई जेड के केस में हमें क्या दिखाई देगा कि वो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आ रही है। ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में आ रही है। ये मत देखना कि जो ये एक्स एक्सिस पे आ रही है, एक्स एक्सिस पे नहीं आएगी, ये वाई और जेड के बीच में आएगी। ठीक है, फिर वैसे ही जेड एक्स के केस में, जेड एक्स के केस में क्या होएगा, वाई को छोड़ दो, जेड और एक्स के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे z और y के बीच में आ रही है, वैसे यहाँ पर सेम अगर मैं इसके प्लॉटेशन चेंज कर दूँ कि ये मैं x कर दूँ और ये मैं y कर दूँ, तो वही बात हो गई। तो xz का केस बन गया। फिर आता है dz², मतलब यहाँ पे सिर्फ z का ही रोल है, तो z पे ओवरलैप आएगा। ठीक है, और बीच में एक रिंग बन जाती है। फिर लास्ट है dx² - y², मतलब प्रॉपर x के ऊपर ही और प्रॉपर y के ऊपर ही हमारे पास इसके ऑर्बिटल्स आएंगे। तो हमने देखो डिस्कस किया था जब हम ml की वैल्यूज देख रहे थे, तो हमने सिर्फ d तक डेजिग्नेशन देखनी है, f की डेजिग्नेशन नहीं देखनी। तो हमारे पास अब हमने तीनों ऑर्बिटल्स की हमने शेप और स्ट्रक्चर भी देख ली कि वो भी कैसे होएगा। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कैसे किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास 3 रूल्स आते हैं। ठीक है, उसमें से पहला रूल है ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास 3 रूल आते हैं, जिसमें से पहला रूल है ऑफ बो प्रिंसिपल। तो ऑफ बो प्रिंसिपल ने सिंपल सी स्टेटमेंट दी थी कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होएगा ना, वो इंक्रीज ऑफ एनर्जी स्टेट में होएगा। मतलब जैसे जैसे एक ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल इंक्रीज करता जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फिल होता जाएगा। ठीक है, और ये जो था, ये जो रूल आया था वो n+l के फॉर्म में आया था, n+l के फॉर्म में आया था। सो बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल, ऑफ बो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, और ये याद रखना ऑफ बो प्रिंसिपल जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। ऑफ बो कोई भी साइंटिस्ट नहीं थे। ऑफ बो का एक मीनिंग होता है, ग्रीक फॉर्म में, लैटिन फॉर्म में मीनिंग होता है कि ज्वाइनिंग। ठीक है, कि उसको ज्वाइन कैसे किया जाए। ठीक है, तो ऑफ बो प्रिंसिपल हमेशा याद रखना कि साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑफ बो प्रिंसिपल किसने दिया था, तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होता है ऑफ बो, नहीं, क्योंकि ऑफ बो साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट द एटम्स, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जीज। तो यहाँ पे उन्होंने वही बात करी कि ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कब फिल होएगा, जैसे जैसे उसका एनर्जी स्टेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। तो ऑर्डर क्या आएगा, 1s 2s 2p 3s 3p, पहले अब 4s आएगा, फिर 3d आएगा, क्योंकि 4s का एनर्जी स्टेट जो रहेगा वो कम है 3d के केस से। कैसे देखो, 4s क्या है, 4, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 0, लेकिन 3d क्या है, 3, n की वैल्यू और d की वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ रही है 4, यहाँ पर आ रही है 5। तो ऑब्वियसली सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी स्टेट कम है, डेट इज 4 वाले में जाएगा और फिर 5 वाले में जाएगा, देन वही 4p एंड 5s। तो ये कॉन्टिन्यूटी रहती है। देखो यहाँ तक की तो आपको याद हो जाएगी इजिली, 1s 2s 2p 3s 3p। अब इसमें हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसे सिस्टमैटिक याद करना है तो हमें ऑफ बो ने ये एक डायग्राम बना के दे दिया था। डायग्राम क्या कहता है कि आपने इसको सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, s ऑर्बिटल के नीचे s वाले लिखने, p के नीचे p वाले और d के नीचे d वाले। तो वैसे लिख लिया 1s 2s 2p 3s 3p 3d, एक सीक्वेंस में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, उसको अंदर डायगोनल्स लाइन लगानी है। ठीक है, जैसे 1s के ऊपर डायगोनल, फिर 2s के ऊपर डायगोनल, फिर 2p 3s डायगोनल में आ जाएगा, फिर 3p 4s डायगोनल में आ जाएगा, फिर 3d 4p 4s 5s डायगोनल में आ जाएगा, और ऐसे सो। अब आपने क्या करना है, उसको उसके एंड से जोड़ना है। मतलब 1s को घुमा के उसके एंड से जोड़ा, तो 1s के बाद कौन सा आया, 2s आया, फिर 2s को उसको घुमा के जोड़ा तो 2p एंड 3s आया, फिर उसको घुमा के दोबारा जोड़ा तो 3p 4s आया, फिर घुमा के दोबारा जोड़ा तो 3d 4p 5s आया,
फिर दोबारा जोड़ा तो क्या आया 4d 5p एंड 6s, ऐसे सो ऑन हमारे पास बनते चले जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ तक तो अच्छे से याद होना चाहिए 5s तक, लेकिन उससे ऊपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आप ऐसे बना के देखोगे जिसमें आप देखोगे कि कैसे हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगा। बस उसको क्या करना है कि ये वाली जो लोब होएगी, ये वाला जो पार्ट होएगा, ये कहाँ से जाएगा, पीछे से जाएगा, आगे से नहीं ज्वाइन करना, पीछे से ज्वाइन करना है। ऐसे वेव बना के चलना है। क्या बना के चलना है, वेव, ऐसे, ठीक है। ये जैसी आपकी वेव बन जाएगी, आपका हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एक सिस्टमैटिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो ये हमारा ऑफबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो स्टेप वाइज मैनर में होंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने सबसे पहले पॉइंट तो यही कहा कि जो एक ऑर्बिटल है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी फिल नहीं होंगे। सिर्फ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 2 है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी फिल नहीं होंगे। और जब भी फिल होंगे उनके पास ऑपोजिट स्पिन होएगा, कभी भी सिमिलर स्पिन के नहीं होंगे, हमेशा ऑपोजिट स्पिन होएगा। मतलब अगर एक के पास +½ है तो दूसरे के पास -½ होएगा। अगर एक को अपवर्ड एरो से शो करेंगे तो दूसरे को डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। सबसे पहली चीज कि जो भी दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर हमारे पास है, एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके पास हमेशा चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। 3 हो सकते हैं, डेट इज n, l और ml। ये तीनों वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन s की वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकती। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर नहीं सेम हो सकता। स्पिन हमेशा अगर एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव शो होगा। So also only 2 electrons may exist in the same orbit। तो एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के पास हमेशा ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, मतलब अलग अलग स्पिन होना चाहिए। मतलब कि अगर एक के पास पॉजिटिव हाफ है तो दूसरे के पास नेगेटिव हाफ हो, अगर एक को अपवर्ड एरो से शो करे तो दूसरे को डाउनवर्ड एरो से शो किया जाए। सो एक अपवर्ड एरो होएगा तो दूसरा डाउनवर्ड एरो होएगा। कभी भी ये पोजीशन नहीं होगी कि हमेशा दोनों ही ऊपर की तरफ हो रहे हो, ये दोनों ही नीचे की तरफ हो रहे हो, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रॉन की। तो कि एक एरो हम ऊपर की तरफ लगाएंगे तो पॉजिटिव स्पिन, अगर एक एरो नीचे की तरफ लगाएंगे तो नेगेटिव स्पिन। तो ये कुछ रिवर्सिबिलिटी का साइन बन रहा है। आप 9th में थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शंस आप पढ़ के आए हो, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी का साइन बन जाता है, मतलब एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे। जरूरी नहीं है कि पहले हमें ऊपर ही प्लॉट करना है, नीचे भी हम पहले प्लॉट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हमेशा एक ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, हमारा एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म होना चाहिए, ना कि ये ऐसे, मतलब सिमिलर नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। सो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बॉक्स के फॉर्म में प्लॉट करते हैं ना, तो इन्हें हम कहते हैं ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो अभी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम इन ऑर्बिटल डायग्राम्स और इनके अंदर फिल होने वाले इलेक्ट्रॉन का भी देखेंगे कि कैसे प्लॉट करते हैं। बट जो ये हमने एरोज लगाए हैं ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कि हमने किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को प्लॉट किया। तो ये था हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आता है हमारे पास हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, ठीक है, 1s 2s के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो एक ही ऑर्बिटल है। लेकिन जब p d आ जाते हैं तो जो p होता है उसमें क्या है, 3 है, ठीक है। d जो है उसमें क्या है, 5 है। तो सबसे पहले हमेशा हम उसको हाफ फिल करेंगे और एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे। मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि मैं इसमें सारे डाल दूं और इन दोनों को खाली छोड़ दूं, ये गलत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालेंगे, फिर उसको दोबारा पेयरिंग करेंगे। और ऐसा क्यों करते हैं, ताकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन कम हो, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन दूर दूर होंगे तो रिपल्जन भी कम हो जाएगी, और रिपल्जन कम होएगी तो इससे स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए हम पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, फिर बाद में उसको फुली फिल किया जाता है। So according to this rule, pairing of electrons in the orbital belonging to the same subshell does not take place until each orbital belongs to that subshell has got 1 electron।
मतलब कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो फुली फिल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना डाल दिया जाए। तो जब हमारे में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके बाद उसको फुली फिल किया जाता है, तो वो हमारा हुंस रूल कहलाता है। सो जैसे कि इसमें है कि हमारे पास 1s2 2s2 और 2p4 है, तो एस में तो हमने बिल्कुल दो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, लेकिन जैसे हम पी ऑर्बिटल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इधर एक इधर एक इधर डालेंगे, ठीक है, हाफ फिल हो गया। फिर उसके बाद वापस आएंगे फोर्थ इलेक्ट्रॉन डालने के लिए। ये नहीं होएगा कि हम इसको पेयरिंग के फॉर्म में पहले डाल दें, ये गलत है कि ये मेरा एक ऑर्बिटल खाली। कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि एक ऑर्बिटल खाली होएगा, हमेशा क्या होएगा, सबसे पहले हाफ फिल होएगा फिर उसको फुली फिल किया जाएगा। तो इसमें भी क्या होएगा, यहाँ पे जैसे मैंने गलत किया था कि 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए थे, तो पहले सबसे पहले इसमें जाएगा, दोनों पेयर नहीं बनेगा, अलग अलग जाएगा, फिर बाद में पेयरिंग होगी। तो इन 3 रूल्स के हेल्प से और क्वांटम नंबर के हेल्प से अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इधर लेते हैं सोडियम, ठीक है, सोडियम का केस लेते हैं। सोडियम के केस में क्या आएगा हमारे पास, सोडियम दैट इज Na, ठीक है, Na, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 11। तो 11 का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो मतलब मेरे को 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो फॉर्मेशन क्या होती है, 1s 2s 2p, राइट। अभी हम देखते, चलो 2p तक देखते हैं। तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 जाएंगे। फिर 2s में कितने गए, 2 जाएंगे। अब p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद करो p का जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, 3 है। तो 3 2 से 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मेरे पास है 11, तो मैंने 6 के 6 इसमें भर दिए। अब देखो कितने आगे, 6 + 2 8, 8 + 2 10, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो हमारे पास वो 3s में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो कैसा आएगा, s1s then 2s then 2p then 3s, ये हमारे पास इसका ऑर्बिटल डायग्राम आएगा। तो 1s में दोनों चले गए, 2s में दोनों चले गए। अब p का केस आ गया तो हुंस रूल लगाएंगे, 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो एक एक हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, वापस जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये है सोडियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो एक होता है हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि हम इसको शॉर्ट फॉर्म करके लिख देते हैं। इसके ऊपर जो हमारे पास नोबल गैस आती है वो है नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके जो अंदर प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 है। तो बेसिकली हम इस पूरी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के Ne। तो इसका मतलब क्या है कि ये Ne क्या है कि मतलब नियॉन तक की ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, बाकी इसमें शिफ्ट हो जाएगी। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, नियॉन 3s1, मतलब कि ये मेरे पास नोबल गैस है और वो फॉलो अप बाय 3s1, दैट इज हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी शॉर्ट फॉर्म में सोडियम की, राइट। एक और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होता है 8, ठीक है। ऑक्सीजन में कैसा आएगा, 1s2 2s2 एंड 2p कितना आ जाएगा, देखो 4 यहाँ पे हो चुके हैं तो 4 इधर आ जाएंगे। तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो ये एक आएगा, ये एक आएगा और यहाँ पे 3 आ जाएंगे, डेट इज 1s कम्प्लीटली फिल्ड, 2s कम्प्लीटली फिल्ड। लेकिन जैसे ही हम p ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे तो p ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो एक एक करके भर दिया। फिर 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 भर चुके हैं, पेयरिंग करेंगे तो ये मेरे पास आ गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑक्सीजन से पहले आने वाला कौन सा हमारे पास नोबल गैस है, हीलियम। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, हीलियम 2p4, क्योंकि हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4, 1s2 होती है हीलियम की, राइट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के तरीके। अब हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस भी आते थे। तो स्पेशल केसेस में बेसिकली क्या होता है,
एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लाने के लिए जो उसके पीछे वाला s ऑर्बिटल होता है उसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाता है, या d ऑर्बिटल जो होगा उसको कंप्लीटली फिल कर दिया जाएगा, ताकि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाए। इलेक्ट्रॉन के रिपल्जन को रिड्यूस करने के लिए हम दूसरे ऑर्बिटल को पहले फिल कर देते हैं ताकि स्टेबिलिटी प्रोड्यूस हो जाए। तो ये हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो यहाँ पर अब हमारी रिवीजन भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, राइट। हमने अच्छे से हर एक थ्योरी को दोबारा रिवाइज कर लिया है। 2 लेक्चर्स के अंदर हमने अपनी इस पूरे चैप्टर के रिवीजन कंप्लीट कर लिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे डिटेल लेक्चर्स ना देखें, डिटेल लेक्चर्स भी देखिए ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिले, हर एक कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज हो। क्योंकि जब हम MCQs परफॉर्म करते हैं ना, उस टाइम जो हमारे वैल्यूज़ आती है वो हमारी डेप्थ में से आती है। ये नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से पूछ लिया जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। अब आप 11th-12th में हो तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट की, फॉर ऑलवेज फॉर द IIT मेंस, जेम्स एंड फॉर नीट एग्जाम्स, राइट। तो अब आपको डीप नॉलेज के लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को भी डिटेल में देखिए, एंड फॉर द रिवीजन पर्पस आप ये 2 लेक्चर देख सकते हो जिसमें हमने पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से MCQs इस चैप्टर के शुरू करेंगे। हम 2-3 लेक्चर्स में MCQs को कंप्लीट करेंगे, MCQs डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कैसे हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।